आज हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन क्या 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 अभिप्राय है और इसकी क्या महत्ता है, इसकी हम लोगों को क्यों जरूरत है। तो जहां तक ये नियोजन और प्रबंधन शब्द हैं, ये वास्तव में देखा जाए तो पहले हम लोगों को प्रबंधन पढ़ना चाहिए था, उसके बाद नियोजन पढ़ना चाहिए था, लेकिन सिलेबस में इसी रूप में है तो हम लोग इसी रूप में इसकी शुरुआत करेंगे। तो वास्तव में देखा जाए तो नियोजन प्रबंधन का एक हिस्सा होता है। और प्रबंधन क्या है? प्रबंधन जब हम अपने समाज में विभिन्न प्रकार के संगठनों को देखते हैं या संगठनों की बात करते हैं, तो उस संगठन के पीछे वो संगठन, पूरा संगठन किस रूप में और कैसे अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कार्य करता रहता है और किस प्रकार अपने आप को स्थापित करता है, अपने आप को, अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए प्रयासरत रहता है और बेहतर बनाने का प्रयास करता है, तो उसके पीछे जो शक्तियां हैं, जो कर्मचारियों के बीच आपसी तालमेल है, जो विभिन्न संसाधनों के बीच तालमेल है, वो प्रबंधन है। हम लोग अपने आसपास, अपने समाज में बहुत प्रकार के संगठनों को देखते हैं। बहुत सारे संगठन औपचारिक रूप से स्थापित किए गए हैं, बहुत सारे अनौपचारिक रूप में हैं। चाहे वो किसी मंदिर का प्रबंधन हो या किसी विद्यालय का प्रबंधन हो, किसी हॉस्पिटल का प्रबंधन हो या अन्य किसी भी संस्थान का प्रबंधन हो, तो उसके पीछे आखिर उन संस्थाओं द्वारा जिन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर स्थापना की गई है, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वो संस्थान अपने रिसोर्सेज को किस प्रकार से बेहतर तरीके से आवंटित कर रहे हैं, बेहतर तरीके से उनका उपयोग कर रहे हैं, यही बातें प्रबंधन के अंतर्गत समाहित होती है। इसमें हम लोग कुछ जो शब्द प्रयोग किए गए उन्हें और स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। प्रबंधन के बारे में हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोगों ने देखा कि जो हमारे आसपास के विभिन्न संगठन हैं, उन संगठनों की स्थापना ही किसी न किसी लक्ष्य को रख के किया जाता है। यानी कि उन सभी संगठनों का अपना अपना एक उद्देश्य होता है और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ही वो अपने संसाधनों और क्रियाओं के द्वारा प्रयासरत रहता है। इस प्रयास में वह अपने पास उपस्थित मानवीय संसाधनों और साथ ही साथ भौतिक संसाधनों का एक ऐसा सुसंगठित प्रयोग करता है जिसके माध्यम से वो आसानी से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। और इस प्रक्रिया में वो अपने संसाधनों का नियोजन करता है, उन्हें संगठित करता है और साथ ही साथ उसमें लगे हुए मानवीय संसाधनों के लिए वह निर्देशन और नियंत्रण का कार्य भी करता रहता है। तो ये सभी बातें प्रबंधन के अंतर्गत समाहित होती हैं। यानी कि किसी भी संगठन के द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण की जो प्रक्रिया होती है, वही प्रबंधन है। तो इस प्रबंधन प्रक्रिया को हम सभी संस्थानों में, वो चाहे आपके पास का एक विद्यालय हो जो औपचारिक रूप से स्थापित किया गया हो या आपका परिवार हो, उस परिवार में भी इस प्रबंधन कला को हम देखते हैं कि किस प्रकार जो रिसोर्सेज हैं उन्हें कैसे उनका प्लानिंग किया जाता है, कैसे उन्हें व्यवस्थित किया जाता है, कैसे एक परिवार का जो मुखिया उन्हें कैसे निर्देश देता है और किस प्रकार उस पूरे परिवार पर नियंत्रण रखा जाता है, जिससे कि जो सहयोग पूर्वक और एक परिवार का जो लक्ष्य होता है, जो उद्देश्य होता है कि खुशी पूर्वक जीवन व्यतीत करें, तो उसे पाने के लिए इन सब क्रियाओं को किया जाता है। वैसे ही हम लोग विशेषकर इस बात पर अपने अध्ययन को केंद्रित करेंगे कि जो शैक्षिक संस्थाएं हैं या शैक्षिक व्यवस्था है, उसमें प्रबंधन की क्या भूमिका है। तो इस रूप में हम किसी भी संस्थान के बारे में बात करें, वो विद्यालय हो या अपना जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान हो, तो इसमें यदि हम बात करें तो इनकी स्थापना भी एक निश्चित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की जाती है और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर इन संस्थानों में नियोजन किया जाता है, वहाँ के संसाधनों को नियोजित किया जाता है
उनमें आपस में उन्हें संगठित किया जाता है जिससे कि वो उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। उन संस्थानों में जो भी मुखिया होते हैं उस मुखिया द्वारा उस संस्थान के सभी मानवीय संसाधनों को एक स्पष्ट रूप से निर्देश दिया जाता है, सबके उत्तरदायित्वों का निर्धारण किया जाता है, सबका कार्य विभाजन किया जाता है और इस कार्य विभाजन और उत्तरदायित्व के निर्वहन की प्रक्रिया में उन पर नियंत्रण भी रखा जाता है। तो हम लोग ये जो 4 बातें हैं, जो नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण, ये किसी भी संस्थान, किसी भी संगठन को बेहतर तरीके से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इन प्रक्रियाओं का पालन करना जरूरी होता है और इन प्रक्रियाओं से गुजरना ही प्रबंधन क्रिया है। अब एक शब्द जो आता है प्रशासन और प्रबंधन, तो वास्तव में देखा जाए प्रशासन क्या है, प्रबंधन, सामान्य रूप से हम प्रशासन और प्रबंधन को समानार्थी के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन वास्तव में दोनों में अंतर होता है। जहां तक प्रशासन की बात है तो प्रशासन में व्यापकता होती है और अमूर्तता होती है। प्रशासन जो है किसी भी संस्था के जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं उन लक्ष्यों के निर्धारण और साथ ही साथ जो प्रबंधन के लिए जिस रणनीति को अपनाया जाता है उसका एक सैद्धांतिक पक्ष है। यानी कि किसी भी संस्थान को प्रभावी तरीके से कार्य करने के लिए जिन नीतियों का हम निर्धारण कर रहे हैं वो नीतियां ही उस संस्थान के लिए प्रशासन के बारे में बताती हैं। और जहां तक प्रबंधन की बात है तो प्रबंधन उन नीतियों को जिनका निर्धारण किया गया है कि वह संस्थान बेहतर तरीके से कार्य करे, उन नीतियों को धरातल पर लाने की प्रक्रिया प्रबंधन है। तो ये जो दोनों हैं, जहां तक हम लोग इसमें अंतर की बात है तो अंतर के रूप में इस बात को अपने ध्यान में रखेंगे कि जो प्रशासन है, प्रशासन एक व्यापक शब्द है और इसमें अमूर्तता होती है। यह सैद्धांतिक पक्ष है प्रबंधन का, और प्रबंधन वास्तव में धरातल पर किए जाने वाले उन प्रक्रियाओं, उन क्रियाओं का संगठित रूप है जिन्हें उस संस्थान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आयोजित किया जाता है। अब इसमें एक तीसरा शब्द जो आ रहा है जिस पर आज का हम लोगों का पूरा अंतःक्रिया केंद्रित होगी वो है नियोजन। तो नियोजन, जैसा कि प्रबंधन में ही हम लोगों ने देखा कि प्रबंधन जो है नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण की प्रक्रिया के रूप में हम लोगों ने देखा प्रबंधन को। तो उस प्रबंधन प्रक्रिया के अंतर्गत जब हम किसी संस्थान को सफल बनाने के लिए, उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न क्रियाओं को आयोजित करते हैं, तो उन क्रियाओं को आयोजित करने से पहले हमें ये निर्धारित करना होता है कि जो भी कार्य धरातल पे करने हैं उसको कैसे करना है और कौन कौन से कार्य करने हैं, क्या करना है और कब करना है, कौन से कार्य किसके द्वारा किया जाना है। इन सभी बातों को हम नियोजन प्रक्रिया के तहत निर्धारित करते हैं। यानी कि हम इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि जब भी हम कोई भी कार्य करने जाते हैं धरातल पर, तो उस कार्य को करने से पहले की जो हम रूपरेखा बनाते हैं वो रूपरेखा बनाना ही नियोजन है, जिससे कि हमारे पास जो भी संसाधन है उन संसाधनों का हम बेहतर प्रयोग कर सके। तो वास्तव में देखा जाए तो ये जो नियोजन है भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के लिए पहले से तैयार की जाने वाली रूपरेखा है, जिससे कि अधिकतम संभावित संसाधनों द्वारा कुछ विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। जब हम संस्थागत नियोजन की बात करते हैं, वास्तव में हम लोगों के पाठ्यक्रम में संस्थागत नियोजन है, तो संस्थागत नियोजन की जब बात करते हैं तो हम एक संस्था के स्तर पर, एक स्कूल के स्तर पर, एक कॉलेज के स्तर पर, एक और किसी शैक्षिक संस्थान के स्तर पर हम किस प्रकार नियोजन करते हैं, उन्हीं सब बातों के, उन्हीं सब प्रक्रियाओं के बारे में हम इस संस्थागत नियोजन के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो नियोजन के बारे में हम लोगों ने ये
हम लोग ये जान गए कि नियोजन जो है भविष्य में की जाने वाली क्रियाओं की एक रूपरेखा है, जिससे कि हम एक निश्चित समय में निश्चित लागत पर एक निश्चित परिणाम को प्राप्त कर सके। ठीक है, ये जो परिणाम है वो उस संस्थान के उद्देश्य होते हैं जिनको प्राप्त करने के लिए हम प्रयास करते हैं। अब इस संस्थागत नियोजन को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न विज्ञों द्वारा उसे परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। तो हम कुछ परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे और इसे और स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। एमबी वुच ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा है कि एक शैक्षिक संस्था द्वारा अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भविष्य में प्राप्त होने वाले साधनों के आधार पर सुधार एवं विकास के दृष्टिकोण से बनाई गई योजना उस संस्था की संस्थागत योजना है। यानी कि किसी भी संस्था के लिए जो भविष्य में हमें जिन साधनों की प्राप्ति होने वाली है, ठीक है, उन साधनों के आधार पर उस संस्थान के द्वारा जो कुछ भी उसका जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो हम योजना बनाते हैं, ठीक है, वो योजना ही संस्थागत नियोजन है, संस्थागत योजना है। एस के दुबे ने इसे और स्पष्ट करने के और इसकी महत्ता को बताने के लिए एक अपना वक्तव्य दिया है। उन्होंने ये कहा है कि संस्थागत योजना निर्माण राष्ट्र विकास में मील का पत्थर है तथा राष्ट्र की प्रगति का भविष्यगत द्योतक है। यानी कि ये वास्तव में देखें तो यहाँ इन्होंने इसकी व्यापकता को स्पष्ट किया है कि किसी भी राष्ट्र को यदि हम विकसित करना चाहते हैं तो उसके लिए संस्थागत नियोजन अत्यंत आवश्यक है। तो जब हम राष्ट्र के बारे में बात करते हैं तो विद्यालय जो है उस राष्ट्र का एक अंग है, और उस विद्यालय के लिए जब हम नियोजन की बात करेंगे, उसके लिए योजना बनाने की बात करेंगे, तो वो जो है उस संस्थान के भविष्यगत प्रगति के बारे में बताएगा। यानी कि भविष्य में वो जो संस्थान है उसकी प्रगति क्या होगी, वो इस बात से ही निर्धारित होगा कि हम उसके बारे में योजना कैसे बना रहे हैं, किस प्रकार हम नियोजन कर रहे हैं। कुछ अन्य विद्वानों ने भी इसे स्पष्ट किया है। इसमें आर.एस. वेबर ने इसकी एक व्यापक परिभाषा दी है और इसके विभिन्न पहलुओं को अपनी परिभाषा में समाहित करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि प्रबंधन के अंतर्गत उद्देश्यों का प्रतिपादन करना, उनको प्राप्त करने हेतु नियोजन करना, संगठन स्थापित करना, कर्मचारियों की व्यवस्था करना, उन्हें निर्देश देना, समन्वित करना, उनके कार्यों का मूल्यांकन करना, नियंत्रण करना, उन्हें प्रोत्साहन देना और सभी क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करना है। ये वास्तव में देखा जाए तो नियोजन के बजाय ये प्रबंधन को परिभाषित कर रहे हैं और नियोजन जो है उस प्रबंधन का ही एक हिस्सा होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे भी देखेंगे, आगे जब नियोजन और प्रबंधन की विभिन्न विशेषताओं को, उसकी आवश्यकताओं, उसकी महत्ता के बारे में चर्चा करेंगे, तो इसमें इनकी परिभाषा में दी गई एक एक क्रियाओं को और स्पष्ट किया जाएगा कि किसी भी संस्थान का अपना उद्देश्य होता है, उस उद्देश्यों को प्रतिपादित करना, उन्हें परिभाषित करना, उन्हें स्पष्ट करने का कार्य प्रबंधन द्वारा किया जाता है। उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संसाधनों को हम बेहतर तरीके से उपयोग करने के लिए किस प्रकार योजना बनाएंगे, ये नियोजन के अंतर्गत आता है। संगठन स्थापित करना, किसी भी संस्थान में भौतिक संसाधन होते हैं, मानवीय संसाधन होते हैं, इन सभी संसाधनों में एक बेहतर अंतर संबंध बनाना, अर्थात संगठन किस प्रकार स्थापित करेंगे, कर्मचारियों की व्यवस्था करना, उन्हें निर्देश देना, उनमें समन्वय स्थापित करना, ठीक है। और इन सब के बाद जो भी कार्य किया जाए उस संस्थान के मानवीय संसाधनों द्वारा उनके कार्यों का मूल्यांकन करना और उस मूल्यांकन के आधार पर उन्हें फिर से उनके दायित्वों का पुनर्निर्धारण करना और उस संस्थान को और बेहतर बनाने के लिए जितनी भी सारी क्रियाएं हैं वो सभी क्रियाएं प्रबंधन के अंतर्गत समाहित होती है। तो ये आर.एस. वेबर की जो परिभाषा है अत्यंत व्यापक परिभाषा है। अब हम एक और परिभाषा देख लें, फिर आगे बढ़ा जाए। जेम्स ने इसे परिभाषित करते हुए कहा है कि प्रबंधन मुख्य रूप से किन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों के लिए
प्रयासों को नियोजित, संगठित, समन्वित, अभिप्रेरित और नियंत्रित करने की कला है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ये जो जिस प्रबंधन और नियोजन की बात की जा रही है, तो आप ये जान गए होंगे कि नियोजन जो है प्रबंधन का ही हिस्सा है। अब प्रबंधन जो है, प्रबंधन को परिभाषित करने का प्रयास किया जाए तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि प्रबंधन जो है किसी भी कार्य को, किसी भी संस्थान द्वारा निर्धारित कार्यों को, उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नियोजन करना, नियंत्रण करना, उसके संसाधनों में संगठन स्थापित करना और निर्देशन देने की प्रक्रिया ही प्रबंधन है। अब इस नियोजन और प्रबंधन की क्या आवश्यकता है और उसकी आवश्यकता ही उसकी महत्ता के बारे में बताएगी। तो इसकी जो विभिन्न आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं के बारे में प्रकाश डाला जाए तो हम लोग ये कह सकते हैं कि संस्था के लक्ष्यों के निर्धारण में सहायता मिलती है। किसी भी संस्थान की जब स्थापना की जाती है तो किसी न किसी लक्ष्य को, उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही उसकी स्थापना की जाती है और ये जो उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों को परिभाषित करने का कार्य नियोजन एवं प्रबंधन द्वारा किया जाता है। अगला जो महत्व है वो ये है कि निर्धारित लक्ष्यों को समय सीमा के अंतर्गत पूर्ति करने में प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि प्रबंधन की आवश्यकता ही वहीं महसूस की जाती है कि जब किसी भी संस्थान द्वारा जो भी संसाधन है, उन संसाधनों की बाउंड्री के अंतर्गत ही उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता हो तो हमें प्रबंधन की जरूरत महसूस होती है। नहीं तो यदि कोई भी बाउंडेशन नहीं होता, हम कितने भी संसाधन ले लें, कितना भी हमारे पास समय हो उस कार्य को पूरा करने के लिए, तो हम लोग छोड़ देते कि अनियमित तरीके से वो कार्य होता रहता, फिर वहां पर किसी भी प्रबंधन और किसी भी नियोजन की जरूरत ही नहीं होती। तो किसी भी संस्थान के जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, उसको एक निश्चित समय सीमा में और निश्चित संसाधनों के द्वारा ही प्राप्त करने के लिए नियोजन और प्रबंधन की जरूरत महसूस होती है। संस्था की आवश्यकताओं की पहचान व उनकी पूर्ति करना भी नियोजन एवं प्रबंधन द्वारा संभव होता है। किसी भी संस्था की क्या जरूरत है, ठीक है, और उसकी पूर्ति हम किस प्रकार करेंगे, इन सब बातों को भी इस प्रबंधन के अंतर्गत ध्यान में रखा जाता है और उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। समस्याओं व कठिनाइयों की पहचान होती है, वह उन्हें दूर करने में मदद मिलती है। जब हम किसी भी संस्थान का प्रबंधन करते हैं, उसके लिए कार्य योजना बनाते हैं, उस कार्य योजना को क्रियान्वित करने का प्रयास करते हैं, तभी हमको इस बात का आभास होता है कि कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं, कौन कौन सी कठिनाइयां आ सकती हैं उस संस्थान द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में। और फिर जब कठिनाइयां हमारे सामने आती हैं तो उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए फिर हम संसाधनों को पुनः सही तरीके से संगठित करते हैं, उनको फिर से पुनः नियोजन करते हैं। और इस प्रकार देखें तो ये जो प्रबंधन और नियोजन है, तो हमारे किसी भी संस्थान के उद्देश्यों को प्राप्त करने में जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उपलब्ध संसाधनों का बेहतर व अधिकाधिक सदुपयोग किया जा सके। किसी भी संस्थान के सम्मुख संसाधनों की सीमितता होती है, यानी कि असीमित मात्रा में किसी भी संस्थान के पास संसाधन नहीं होते हैं और जो भी संसाधन उस संस्थान के पास उपलब्ध होते हैं, उन्हीं संसाधनों के माध्यम से उनका अनुकूलतम उपयोग करके जो लक्ष्य है उस संस्थान के, उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। तो ये जो प्रबंधन की क्रिया है, इस प्रबंधन द्वारा जो भी संसाधन उपलब्ध है, उन संसाधनों का बेहतर प्रयोग करने के लिए प्रयास किया जाता है। कुछ और भी इसकी महत्ता है। संस्था के सभी सदस्यों में बेहतर सामंजस्य स्थापित करने में सहायता मिलती है। वास्तव में देखा जाए तो प्रबंधन द्वारा जो भी संस्थान के पास मानवीय संबंध है, मानवीय संसाधन है, उन मानवीय संसाधनों
के मध्य आपसी तालमेल बैठाने का, आपसी बेहतर संबंध बनाने का प्रयास किया जाता है, जिससे कि उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि हो सके, उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि हो सके, उनकी जो भी कार्य क्षमता है उनका अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके। तो ये जो प्रबंधन है, प्रबंधन के माध्यम से इस कार्य को भी किया जाता है। समय, धन एवं श्रम की बचत होती है। जो भी संस्थान के पास संसाधन है, उन संसाधनों की सीमितता है और इस सीमितता की सीमा के कारण उसे अपने पास उपलब्ध संसाधनों में ही अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। तो ये जो प्रबंधन की क्रिया की जाती है उसमें वो संस्थान अपने इन संसाधनों की बचत कर सकता है बेहतर तरीके से प्रबंधन करके। संस्थान के कार्यों में सुधार होता है, वह गुणवत्ता में वृद्धि होती है। जब कोई भी संस्थान अपने लिए प्रबंधन का कार्य करता है, अपने लिए नियोजन के लिए कार्य योजना बनाता है, तो इस कार्य योजना को जब धरातल पर क्रियान्वित करता है तो उसमें आने वाली विभिन्न समस्याओं को दूर करते हुए वो अपने कार्यों को उत्तरोत्तर और बेहतर करता जाता है। अपने द्वारा उपलब्ध आउटपुट को वो उसकी गुणवत्ता में और धीरे धीरे लगातार वो वृद्धि करता रहता है। ठीक है, तो ये जो कार्य होता है प्रबंधन द्वारा बेहतर तरीके से किया जा सकता है। शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति संभव होती है। जहां तक हम लोगों ने शुरुआत में ही चर्चा की कि जब भी किसी संगठन की स्थापना की जाती है तो उसके पीछे कुछ न कुछ लक्ष्य होते हैं, कुछ उद्देश्य होते हैं। तो वैसे ही जब शैक्षिक संस्थानों की स्थापना की जाती है तो इन शैक्षिक संस्थानों के भी अपने शैक्षिक लक्ष्य होते हैं और उन शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में ये जो नियोजन और प्रबंधन है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संस्था में लोकतांत्रिक वातावरण की स्थापना में सहायता मिलती है। कोई भी संस्थान हो, उस संस्थान में जो भी मानवीय संसाधन है उन मानवीय संसाधनों में मानवीय संसाधन के रूप में उस संस्थान में कार्यरत विभिन्न कर्मचारी, और जब शैक्षिक संस्था के बारे में बात करते हैं तो शैक्षिक संस्थानों में शिक्षक हो सकते हैं, गैर शैक्षणिक कर्मचारी हो सकते हैं। तो इन कर्मचारियों में आपस में एक स्वस्थ वातावरण स्थापित करना अत्यंत आवश्यक होता है, जिससे कि उस शैक्षिक संस्था के उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सके। यदि उस शैक्षिक संस्थान में एक लोकतांत्रिक एक स्वस्थ वातावरण स्थापित नहीं किया जाएगा तो वो संस्थान अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने से भटक जाएगा। तो इसलिए ये जो प्रबंधन क्रिया है, नियोजन क्रिया है, यह किसी भी संस्थान में एक लोकतांत्रिक वातावरण स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संस्था के सदस्यों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। जब किसी भी संस्थान के विभिन्न मानवीय संसाधनों में विभिन्न कर्मचारियों में उत्तरदायित्व का विभाजन कर दिया जाता है, कार्य का स्पष्ट रूप से विभाजन कर दिया जाता है, सभी व्यक्तियों को उनकी कार्य क्षमताओं और योग्यता रुचियों के आधार पर कार्यों का विभाजन किया जाता है, तो उन कर्मचारियों में उन मानवीय संसाधनों में उत्तरदायित्व की भावना आती है और यह उत्तरदायित्व की भावना उस संस्थान के उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त करने में बहुत ही कारगर साबित होती है। तो ये कुछ बातें हैं जो बताती हैं कि किसी भी संस्थान के लिए जो नियोजन और प्रबंधन है वो क्यों आवश्यक है। अब हम थोड़ी सी बात कर लें संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन के चरण, यानी कि जो नियोजन है वो किन चरणों से होकर गुजरता है। तो सबसे पहले किसी भी संस्थान का अपना उद्देश्य होता है, ठीक है, और जब हम प्रबंधन का कार्य करते हैं तो उस संस्थान के उद्देश्यों के आधार पर उस प्रबंधन का भी हम उद्देश्य निर्धारित करते हैं कि आखिर हम जो प्रबंधन करने वाले हैं, जो प्लानिंग करने वाले हैं, इसका उद्देश्य क्या होगा। तो पहला चरण जो होता है उद्देश्य निर्धारण, उसके बाद से लक्ष्य आवश्यकताओं में प्राथमिकता निर्धारण। जब हम उद्देश्य निर्धारित कर लेते हैं तो हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं, उस संस्थान की जो आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं में सभी आवश्यकताओं को एक वरीयता
प्रदान करते हैं, वरीयता क्रम में उन्हें स्थापित करते हैं। यानी कि हम ये निर्धारित करने का प्रयास करते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है और उससे कम महत्वपूर्ण कार्य क्या है। उससे कम यानी कि इन आवश्यकताओं में एक अनुक्रम स्थापित करते हैं, और जो कार्य सबसे महत्वपूर्ण होता है उसे सबसे पहले हम संपन्न करने का प्रयास करेंगे, और जो हम नियोजन जो प्लान बनाएंगे उस प्लान में उन कार्यों को प्रथम वरीयता देंगे। चयनित लक्ष्य के अनुरूप कार्यक्रम, जब हम अपना उद्देश्य निर्धारित कर लेते हैं और लक्ष्य और आवश्यकताओं की प्राथमिकता निर्धारित कर लेते हैं, तो इस प्राथमिकता के अनुसार ही हम अपना कार्यक्रम बनाते हैं। अब कार्यक्रम बनाने के उपरांत उस कार्यक्रम को सफल करने के लिए अब विभिन्न संसाधनों के चयन का अगला चरण आता है। और इन संसाधनों में हम भौतिक संसाधन के रूप में और मानवीय संसाधन के रूप में संसाधनों का चयन करते हैं। यानी कि किसी भी संस्थान में जो भी कर्मचारी होते हैं वो मानवीय संसाधन के रूप में होते हैं, और भौतिक संसाधन के रूप में उस संस्थान के कमरे, फर्नीचर, ठीक है, और भी विद्यालय के संबंध में जो शैक्षिक और अधिगम सामग्रियां हैं उन सबको शामिल किया जाता है। तो ये जो चरण है ये इस बात को स्पष्ट करता है कि हम किस प्रकार संसाधनों का उपयुक्त चयन करेंगे। अब अगला जो चरण होता है वो इस पूरे बनाए गए कार्यक्रम को धरातल पर क्रियान्वित करने का होता है। यानी कि जिस कार्यक्रम का हमने निर्माण किया उस कार्यक्रम को धरातल पर किस प्रकार क्रियान्वित किया जाए, और क्रियान्वयन का ये कार्य इस चरण में संपन्न किया जाता है। अगला चरण होता है कि कार्यक्रम की प्रगति का नियमित मूल्यांकन। जब कार्यक्रम को धरातल पर क्रियान्वित किया जाता है तो अब उसकी प्रगति का लगातार मूल्यांकन किया जाना भी अत्यंत आवश्यक होता है। तो इसके लिए हम पूरे संस्थान के पूरे संस्थान द्वारा किए गए कार्य का मूल्यांकन करते रहते हैं, और इस मूल्यांकन के आधार पर हम हमारे सामने जो कठिनाइयां, जो समस्याएं आती हैं, उन कठिनाइयों और समस्याओं को भी दूर करने का प्रयास करते रहते हैं, और उस संस्थान की गुणवत्ता में भी उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहते हैं। अब एक अंतिम चरण है प्रगति विवरण। यानी कि इस संस्थान के लिए जो ये उद्देश्य निर्धारण से लेकर उसके कार्यक्रम के मूल्यांकन तक के विभिन्न चरण हैं, इन चरणों में जो प्रगति हो रही है उन प्रगति को अभिलेख के रूप में हम अपने पास संरक्षित रखें, जिससे कि भविष्य में पुनः नियोजन के लिए या किसी अन्य संस्थानों के प्रबंधन के लिए ये जो अभिलेख हो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। यानी कि अन्य किसी संस्थानों के प्रबंधन में ये इस संस्थान का जो प्रबंधन की जो कार्य योजना है वो उसकी सहायता कर सके। तो इसके लिए ये जरूरी होता है कि पूरे कार्यक्रम का एक लिखित विवरण अभिलेख के रूप में संचित करें। तो ये अंतिम चरण होता है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने ये देखा कि वास्तव में जो प्रबंधन क्या है और प्रशासन क्या है, प्रबंधन प्रशासन एक दूसरे से भिन्न कैसे हैं, और नियोजन जो प्रबंधन का एक हिस्सा है वो नियोजन क्या है, उस नियोजन को हम लोगों ने परिभाषित करने का प्रयास किया। उस नियोजन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, और इस नियोजन के विभिन्न चरण क्या क्या हैं। तो ये कुछ बातें थी जो आज हम लोग